Hi friend, welcome to my channel and today we are going to study the current affair that is the date is today's date is 30th September। तो 30th September का हम करंट अफेयर देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या आया है हम वो देख लेते हैं एक बार। जीएस पेपर 2 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स। जीएस पेपर 3 का है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट and content for means enrichment. It is okay, this one CRIIO for good facts है prelims के लिए। ठीक है, उसके बाद मैपिंग हम देखेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करने वाले कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स के बाद में जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 का ये सिलेबस है। ठीक है, जीएस पेपर 1 में तो हम देखते हैं सिलेबस क्या है इसका। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, वाटर गवर्नेंस, इसके अंदर ये एक टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कंटेक्स्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू इंटरवेन इन द ऑनगोइंग कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटक। तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में एक डिस्प्यूट है जिसको हम कावेरी वाटर डिस्प्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पे इंटरवेन नहीं करेगा। ठीक है, हाईलाइटिंग द परसिस्टिंग टेंशंस डिस्पाइट एन ऑफिशियल रिजोल्यूशन। एक यहाँ पे क्या है, एक टेंशन है, ऑफिशियल रिजोल्यूशन के बाद भी ये जो डिस्प्यूट्स है इसकी वजह से टेंशन है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या है, व्हाट इज कावेरी वाटर डिस्प्यूट। देखिए, कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो एक डिस्प्यूट है जो इंडिया के स्टेट है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में अलोंग विथ केरला एंड पुडुचेरी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से, कर्नाटका आपका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, पुडुचेरी हो गया। जिसमें क्या डिस्प्यूट्स है, जो कावेरी जो है, कावेरी रिवर का जो पानी है उसकी शेयरिंग की वजह से डिस्प्यूट्स आ रहा है। ये इन्वॉल्व करता है इश्यू किसका, वाटर एलोकेशन एंड यूसेज राइट्स विद हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स, ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट रूलिंग्स प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिजोल्यूशन। ओके, तो बेसिकली पानी की शेयरिंग को लेके डिस्प्यूट्स आया है। बैकग्राउंड देख लेते पहले। बैकग्राउंड क्या है, ईयर 19th सेंचुरी में एक एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में, मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के रिगार्डिंग वाटर यूसेज। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ था कि ये जो कावेरी रिवर है इसके पानी का जो भी वाटर का जो भी यूसेज होगा उसके यूसेज के रिगार्डिंग ही एक एग्रीमेंट हुआ था। अब अग्रीमेंट ये था कि अपर राइपेरियन स्टेट नीडेड द लोअर राइपेरियन स्टेट कंसेंट फॉर एनी कंस्ट्रक्शन लाइक अ रिजर्वायर ऑन द कावेरी रिवर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि जो अपर राइपेरियन स्टेट थे उनको नीचे के जो लोअर राइपेरियन स्टेट थे उनका जो उनकी जो सहमति थी, उनका जो कंसेंट था, उसके बिना वो कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे उस पे कावेरी पे, जैसे रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन करना हो। ऑलराइट, 1974 में फिर कर्नाटका ने स्टार्ट किया था डाइवर्ट करना, क्या, कावेरी पानी को विदाउट तमिलनाडु के कंसेंट के बिना उन्होंने क्या कर दिया था स्टार्ट, कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे पानी को। कर्नाटका ने स्टार्ट कर दिया था, जिससे ये जो डिस्प्यूट की जो फेज हमारे सामने आ रही है ये उसी की वजह से आ रही है। कर्नाटका ने ये शुरुआत की थी। 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश हुआ था एड्रेस करने के लिए ये जो पानी वाटर शेयरिंग जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इसे जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको एड्रेस करने के लिए एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को बनाया गया था। 2007 में क्या हुआ, ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है इश्यूज इट्स फाइनल अवार्ड स्पेसिफाइंग वाटर एलोकेशन अमंग कर्नाटका। इसने कहा था कि पानी का एलोकेशन होना चाहिए किसके बीच में, कर्नाटका को दे देंगे, ठीक है, तमिलनाडु को दे देंगे, केरला को दे देंगे, पुडुचेरी को दे देंगे। कंसिडरिंग द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ 740 TMC इन अ नॉर्मल ईयर, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने पानी एलोकेट किया 4 स्टेट्स के बीच में। तमिलनाडु को 404 TMC दिया, कर्नाटक को 284 TMC दिया, केरला को 30 दिया और पुडुचेरी को 7 TMC दिया। 2018 में क्या हुआ,
सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया था ये अवार्ड, पानी का जो अवार्ड था, डिक्लेयर करने के लिए कि कावेरी एक नेशनल एसेट है। और जो ऑर्डर कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट किसका, कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम का। जून 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम को बनाया था, जो इंक्लूड करता था कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी। हाउ इज वाटर बीइंग शेयर्ड करेंटली। अब ये पानी कैसे शेयर होता है, देखिए पानी जो शेयर हो रहा है कावेरी रिवर में वो रेगुलेट होता है एक मंथली शेड्यूल बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में एक मंथली शेड्यूल है जिससे ये पानी का जो शेयरिंग है ये रेगुलेट हो है। टिपिकल ईयर की अगर हम बात करें, कर्नाटका को रिलीज 171 टीएमसी ओवर तमिलनाडु को जून से लेके इंक्लूडिंग 123 टीएमसी ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स फ्रॉम जून टू सितंबर। डिस्प्यूट्स कहां पे होता है, अराइज होता है कब, साउथ वेस्ट मानसून आता है, जब रेनफॉल है वो एक्सपेक्टेशन से भी कम हो जाते, तब ये डिस्प्यूट्स आता है। रीजन सब देख लेते हैं डिस्प्यूट्स के बिहाइंड, जो रीजन है वो है क्या। देखिए रीसेंट इश्यूज ये है कि तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट गया था इंश्योर करने के लिए रिलीज किसका, 24,000,006 ऑफ वाटर फ्रॉम कर्नाटका रिजर्व। कर्नाटका हैड प्रीवियसली refused agreed upon water release quantities, refused agreed upon water release quantity। उसके बाद आता है मेगाडेटू डैम प्रोजेक्ट। तमिलनाडु अग्री करता है कि प्रोजेक्ट जो है वो अनऑथोराइज्ड है और ये इसके इंटरेस्ट को अनहार्म कर सकता है, जो वायलेट करता है ऑर्डर्स किसके, कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल के और किसके, सुप्रीम कोर्ट के। अब ये तो हो गया तमिलनाडु का। कर्नाटक का स्टैंड क्या है इसमें, तमिलनाडु एडवोकेट करता है 10,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर रिलीज फॉर 15 डेज। ओके, नाउ कर्नाटका ये सजेस्ट करता है कि 8,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर रिलीज होना चाहिए फॉर सेम 15 डे पीरियड के लिए। कर्नाटका साइड्स करता है कि यहाँ पे पुअर इनफ्लो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस रेनफॉल हुआ है कावेरी कैचमेंट में इंक्लूडिंग कोडागु। ठीक है, रेनफॉल कम होगी तो पानी की अवेलेबिलिटी भी कम होगी। ये हाईलाइट करता है कि 44% रेनफॉल डेफिसिट है किसमें, कोडागु में, जून से लेके सितंबर में। रिजेक्ट करता है तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग फॉर्मूला। अब जो तमिलनाडु डिमांड कर रहा है उसको ये रिजेक्ट कर देता है। इम्प्लीकेशन देखते हैं। इम्प्लीकेशन ये है कि तमिलनाडु फार्मर्स अवेट कर रही है कर्नाटका का रिस्पॉन्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी की स्टोरेज बहुत कम है किसमें, मेट्योर रिजर्वियर में 20 टीएमसी पानी है सिर्फ, लास्टिंग जो 10 डेज तक ही होता है। ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स को इम्पैक्ट कर सकता है और पानी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उस रीजन में उसको इम्पैक्ट करता है। इन्हें इफेक्टिव ट्रिब्यूनल्स देख लेते हैं। सरकार ने क्रिएट कर दिया है ट्रिब्यूनल्स को हर एक डिस्प्यूट्स के लिए। हावेवर ये जो ट्रिब्यूनल्स है इनइफेक्टिव है एंड देयर जजमेंट्स हैव लिटिल लीगल बेसिस। इनके जो जजमेंट्स है उनके लीगल बेसिस भी बहुत कम है। फर्ज जब स्टेट्स चैलेंज करता है इनके डिसीजंस को, कॉन्फ्लिक्ट इज ओनली एक्सेसिबिलिटी। एग्जिस्टिंग इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट आया था 1956 का, वो रिलाई करता है कि ट्रिब्यूनल्स भी इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे। पानी की वाटर डिस्ट्रेस कब कॉज होती है, जब क्लाइमेट चेंज होगा, यहाँ पे एरेटिक रेनफॉल होगी, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर होगा, वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग पैटर्न है, इंटेंसिफाई करते हैं ये किसको, रिवर डिस्प्यूट्स को। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉ पास कर सकते हैं ताकि हम ट्रिब्यूनल्स को एम्पावर कर सके, ताकि वो अपने डिसीजंस को एनफोर्स कर सके। ये क्रूशियल है, क्विकर एंड मोर इफेक्टिव रेजोल्यूशन होना चाहिए इन डिस्प्यूट्स का। 2017 में क्या हुआ था, लोकसभा ने पास किया था इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल, ताकि एक सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल बन सके और एक मीडिएशन कमेटी बन सके। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ। हमें क्या करना है, अलाउ करना है वाटर हार्वेस्टिंग को लार्ज स्केल पे, किसमें, कर्नाटका में भी और तमिलनाडु पे भी। स्ट्रेंथनिंग करनी है इंटरस्टेट काउंसिल की और जोनल काउंसिल की डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए। कंक्लूजन इससे क्या निकलता है ये देख लेते। इंडिया फेस करती है, क्योंकि पानी की स्कैरसिटी बहुत ज्यादा है, तो इंडिया फेस कर रही है वाटर स्कैरसिटी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर का जो वॉल्यूम है वो भी डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे नीड है अर्जेंट लेजिस्लेशन की, जो ग्रांट कर रहा है ट्रिब्यूनल्स को पावर, ताकि वो अपने डिसीजंस को एनफोर्स कर सकें। ठीक है, जिससे एक बेटर रिजोल्यूशन और इफेक्टिव क्विकर रिजोल्यूशन मिल सके इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को ले। अबाउट कावेरी रिवर, थर्ड लार्जेस्ट रिवर है कंट्री की, किसके बाद, गोदावरी और कृष्णा रिवर के बाद। पहले नंबर पे गोदावरी, सेकंड पे कृष्णा, फिर आती है आपकी कावेरी। सदर्न इंडिया की बात करें हम, और लार्जेस्ट है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अगर कोई सबसे लार्जेस्ट रिवर है तो आपकी कावेरी है, जिसको पोन्नी भी बोलते हैं तमिल में।
ये कावेरी जो है वो कर्नाटक में एक्चुअली में ओरिजिनेट करती है, जिसको वहां पे तला कावेरी बोलते हैं। ब्रह्मगिरी रेंज जो है वेस्टर्न घाट्स की कोडाकू डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन है। एंड इवेंचुअली कहाँ पे जाती है, जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे ड्रेन करती है। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो इंक्लूड करती है अर्कावती, हेमावती, शिमसा, जबकि राइट बैंक डिस्ट्रिब्यूटरी है वो कंसिस्ट करती है लक्ष्मणथा, स्वर्णावती, नोई, भवानी, कबिनी एंड अमरावती। देख लेते हैं दोस्तों एक बार, ये कावेरी बेसिन है, ठीक है, कावेरी बेसिन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये कर्नाटका है, ठीक है, ये कृष्णा राजा सरद डैम है, ये अर्कावती है, ये मैथुर डैम है, ये सोमवती है, भवानी है, ठीक है, मेरी वाली ये वाली जो है ये कावेरी है, ठीक है। अभी आपका जो बोले ये इधर क्या हो रही है, ड्रेन। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू रिजोल्व, ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी 2013 आया है कि आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म बताने हैं ताकि आप इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सके, ठीक है। टू रिजोल्व इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स दैट हैव फेल्ड टू एड्रेस एंड सोल्व द प्रॉब्लम इज द फेल टू स्ट्रक्चरल प्रोसेस इनएडिक्वेसी ऑफ बोथ। अब आपको ये एनालिसिस करनी है कि ये जो फेलियर है इस इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ये किस वजह से हो रहा है, और आपको बताना है कि क्या ये स्ट्रक्चरल की वजह से हो रहा है कि कुछ खामी है स्ट्रक्चरल में, या फिर इनएडिक्वेसी है, या फिर दोनों है, ठीक है। प्रीलिम्स की लिंक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन है उसमें कौन से प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड है? पहला है नागरहोल नेशनल पार्क, दूसरा है पापी कोडा नेशनल पार्क, थर्ड है आपका सत्या मंगलम टाइगर रिजर्व, एंड फोर्थ है वयानंद वाइल्ड लाइफ। हो गए करेक्ट आंसर आपको लेना है, तो ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट है। ओके, WTO का अग्रीमेंट है ऑन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, IFA। सिलेबस है आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ये आता है जीएस पेपर 3 का पेपर है। सोर्स जो है आप इसको कंटेक्स्ट, रिसेंटली जुलाई 2023 में ओवर 110, इट डज नॉट इंक्लूड इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 160 members concluded text based negotiations on the agreements on investment facilitation for development। अग्रीमेंट क्या है? ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट क्या है? ये जो एग्रीमेंट है जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, एक WTO नेगोशिएटेड एग्रीमेंट है डिजाइन करने के लिए एक ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट को, कैसे कि इसमें सिंप्लीफाई कर देते हैं हम इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसीजर्स है उनको, और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी प्रमोट करते हैं ताकि फॉरेन डायरेक्ट आ जाए, पर्टिकुलरली डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, वो कंट्री जो डेवलप कर रही है अभी या फिर लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें। ये क्यों है? इट इज मेंट टू क्रिएट लीगली बाइंडिंग प्रोविजंस, एक ऐसे प्रोविजंस क्रिएट करते हैं जो लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, जिनका एम है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कर सके। WFA क्या कवर, IFA क्या कवर नहीं करता है? देखिए IFA जो है कुछ एरियाज कवर नहीं करता है, मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, procurement, specific subsidies, investor-state dispute settlements. In essence, IFA is not aimed at liberalizing investment policies. इसका रोल ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को लिबरलाइजेशन कर सके। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल सा ये है कि इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर देता है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, डिफरेंस जो है दोनों के बीच में, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के बीच में ये है कि प्रमोशन फोकस करता है ऑन प्रेजेंटिंग अ लोकेशन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह, जबकि जो फैसिलिटेशन है वो करता है कि जो प्रोसेस है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए वो इजी हो जाए, ताकि जब अगर उनको अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ये एड्रेस करके प्रैक्टिकल चैलेंजेस को जो वो फेस कर सकते हैं। ओके, इंडिया जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, इसका रीजन हम देख लेते हैं। वो WTO मैंडेट ये बिलीव कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट मैटर्स है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप के बियॉन्ड है, और वो प्रिफर करते हैं, और इंडिया प्रिफर करती है बायलैटरल नेगोशिएशंस फॉर इन्वेस्टमेंट कंडीशंस कंसर्न अबाउट डेवलप्ड नेशन स्ट्रेटजी। इंडिया के जो व्यू है IFA के ऊपर वो है एक, इट इज एज अ स्टेप बाय डेवलप्ड नेशंस टू इंक्लूड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, WTO potentially followed by continuous investments rules later on। अपोजिशन है टू प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट्स, इंडिया अपोज करती है प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट्स को, OPWO ये फॉलो नहीं करते हैं कंसेंसस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। कंसर्न क्या है? अबाउट मोस्ट फेवर्ड नेशंस, इंडिया जो है वो है इंक्लूडिंग MFN प्रोविजंस इन IFN टू पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इंक्लूडिंग रिपरकशंस जो फेल आफ्टर इंक्लूडिंग एन MFN प्रोविजन।
in its Australia bilateral investment treaty, legally binding dispute settlement. एप्रीहेंशन ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो यूज कर सकते हैं फ्यूचर आईएफए को क्या करने के लिए कि वो क्लेम को ला सकते हैं अंडर द एग्जिस्टिंग BIIS. ओके, इंडिया हैज टर्मिनेटेड इट्स ओल्डर बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, टर्मिनेट कर दिया है एंड ये किसकी प्रोसेस में है, नेगोशिएट करने की न्यू एग्रीमेंट्स बेस्ड ऑन इट्स 2016 मॉडल BIT टेक्स्ट. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? एक मेंबर ड्रिवन कंसेंसस इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करता है और फैसिलिटेट करता है किसको, इंटरनेशनल ट्रेड्स को. किसके बीच में, नेशंस के बीच में. ऑफिशियली ये शुरू हुआ था ऑपरेशन इसे जब 1995 को किया था इन अकॉर्डिंग विद 1994 मर्राकेश एग्रीमेंट. अब हम देखते हैं इशू एंड लिमिटेशंस WTO. पहला इशू क्या है, अपडेट रूल है. ओके, ट्रिप्स एड्रेस नहीं करते हैं डिजिटल और ऑनलाइन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इफेक्टिवली, राइट. इनइफेक्टिव डिस्प्यूट सेटलमेंट है. यूएस चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स है टैरिफ्स को लेके, ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेके, वो भी अभी तक अनरिजॉल्व्ड है बहुत सालों के बाद भी. डाइवर्जेंट मेंबर इंटरेस्ट डिसएग्रीमेंट्स है एग्रीकल्चरल सब्सिडीज को लेके, क्योंकि यहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी पोजीशन डिफर करती है. लैक है किसका, एनफोर्समेंट पावर का. चाइना की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेशन है परसिस्ट करती है डिस्पाइट WTO रूलिंग के बाद भी. लिमिटेड स्कोप है एग्रीमेंट्स का. गेट्स कवर नहीं करता है न्यू डिजिटल सर्विस मोड्स एडिक्वेटली. नॉन इंक्लूजन है डेवलपिंग कंट्रीज कंसर्न का. दो ने एड्रेस नहीं किया है इश्यूज जैसे एग्रीकल्चर सब्सिडीज, मार्केट एक्सेस डेवलपिंग कंट्रीज के लिए. लैक है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का. तीसरा, नेगोशिएशन क्रिटिसाइज्ड फॉर सेक्रेसी एंड पोटेंशियल इन्फ्लुएंस बाय पावरफुल कंट्रीज. फेलियर टू एड्रेस ट्रेड इम्बैलेंसेस. ट्रेड डेफिसिट जो है यूएस और चाइना के बीच में, जिससे यहाँ पे टेंशन और डिस्प्यूट्स आ गई. लिमिटेड कैपेसिटी बिल्डिंग. डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रगल करती है विद ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपेसिटी बिल्डिंग. इनेबिलिटी टू अडैप्ट चेंजिंग रैपिड ई-कॉमर्स ग्रोथ पोज करते चैलेंज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस बाय एग्जिस्टिंग WTO रूल. इन लिमिटेशंस के बाद WTO स्टिल रेलेवेंट है. एरियाज क्या है कंट्रीब्यूशन का, ठीक है. एरियाज क्या है, ये प्रमोट करता है ट्रेड लिबरलाइजेशन को, जिससे क्या ग्लोबल टैरिफ्स में रिडक्शन होता है, जिससे मार्केट एक्सेस इंक्रीज हो जाता है. WTO का जो एफर्ट है उसने रिजल्ट डायरेक्शन में किसका, ग्लोबल टैरिफ्स का. इंडस्ट्रियल गुड्स पे कहां से 7% था 1996 में, अब 3.4% हो गया 2007 में. इसने ट्रेड डिस्प्यूट किया है, रिजोल्व किया है ट्रेड डिस्प्यूट्स को मेंबर कंट्रीज के बीच में. WTO ने एडवोकेट किया रिजोल्यूशन किसका, यूएस EU का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडीज डिस्प्यूट्स. टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है डेवलपिंग कंट्रीज को, असिस्ता है इंप्रूव कर उनकी ट्रेड कैपेसिटी. WTO का जो ट्रेड इनिशिएटिव एड्स डेवलपिंग कंट्रीज, WTO एड करता है ट्रेड इनिशिएटिव एड्स डेवलपिंग कंट्रीज, फैसिलिटेटिंग ट्रेड नेगोशिएशंस. प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म किसके लिए, ट्रेड नेगोशिएशन. WTO का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है इसको कस्टम प्रोसीजर. ओके, सेफगार्ड करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये एस्टेब्लिश करता है फ्रेमवर्क के लिए ग्लोबल प्रोटेक्शन ऑफ IP राइट्स. WTO का जो एग्रीमेंट्स है ट्रिप्स को लेके वो प्रमोट करता है IP राइट्स एनफोर्समेंट. ओके, वे फॉरवर्ड. अब हम क्या करते हैं, अपडेटिंग रूल्स, ठीक है. रिवाइज एंड मॉडर्नाइज ट्रेड रूल्स टू एनकम्पास ट्रेड सर्विसेज एंड अदर इमर्जिंग सेक्टर्स. अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी किसमें, नेगोशिएशंस में. रिकॉग्नाइज करता है डाइवर्स की मेंबर कंट्रीज की, जो अलाउ करता है फ्लेक्सिबल नेगोशिएशन हो सके स्पेसिफिक इश्यूज पे. हैंडी ने ये कहा था कि कंट्रीज को इलेक्ट करना है एपेलेट बॉडी मेंबर्स को बाय रिजोर्टिंग टू वोटिंग एट द WTO जनरल काउंसिल मीटिंग. कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो कंट्रीज हैं उनको इलेक्ट करना है एपेलेट बॉडी मेंबर्स को, कैसे, वोटिंग को की तरफ रिजोर्ट करके. WTO की अगर कोई मीटिंग होती है जनरल काउंसिल मीटिंग, उस पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. improve transparency in trade practices and negotiation to build trust among member countries. देखिए, ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रेड प्रैक्टिसेस होगी, नेगोशिएशंस होगा, तो जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में ट्रस्ट आएगा. लॉन्च करेगा नेगोशिएशन एड्रेस करने के लिए इंटरवाइंड इश्यूज, इसका एग्रीकल्चरल सब्सिडीज का एंड मार्केट एक्सेस का, जबकि रिकॉग्नाइज करेगा कि फूड सिक्योरिटी कंसर्न डिसअपियर नहीं होगा. कंक्लूजन क्या है, WTO रिमेन्स वो एक इंडिस्पेंसिबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये रिक्वायर करता है कि इसमें भी मॉडर्नाइजेशन हो, मेंबर्स को
फेस करना है रियलिटी कि ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर करता है नॉन कॉस्मेटिक सीरियस रूल एंड ब्रांच रिफॉर्म फॉर WTO अडेप्टेड टू 21st सेंचुरी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रियलिटी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आए थे कि व्हाट आर द की एरियाज ऑफ रिफॉर्म इन द WTO हैज टू सर्वाइव इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड वॉर स्पेशली कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। WTO में इन की एरियाज पे हम रिफॉर्म कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पे क्या हो कि जो ट्रेड वॉर चल रही है आजकल वो सर्वाइव कर सके। ओके, उसके बाद आता है कि ये फोर्टलेजा डिक्लेरेशन रिसेंटली न्यूज में आया है, वो किससे रिलेटेड है? एशियन, ब्रिक्स, OECD या WTO? आंसर इज 2, इट इज द ब्रिक्स। अब आता है हमारा CRIIO फॉर गुड कंटेंट फॉर मेंस एनरिचमेंट। सोर्स है इसका PIB से। ये देखिए कंटेक्स्ट क्या है कि यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था CRIIO फॉर गुड। ये एक सेट है ऑनलाइन लाइफ स्किल लर्निंग मॉड्यूल्स का जो प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी को गर्ल्स के बीच में एंड बॉयज के बीच। ठीक है, क्या है ये पूरा हम इसको देखते हैं। एक ऑनलाइन इनिशिएटिव है जो लॉन्च हुआ है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए गर्ल्स और बॉयज के बीच में थ्रू अ सीरीज ऑफ 8 क्रिकेट बेस्ड एनिमेशन फिल्म। यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ क्रिकेट बेस्ड एनिमेशन फिल्म के जरिए उन्होंने आपको बताने की कोशिश की है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। ये फिल्म टीच करती है यंग बॉयज को और गर्ल्स को एसेंशियल लाइफ स्किल जो एनकरेज करती है उनका पार्टिसिपेशन किसमें, स्पोर्ट्स में। इनिशिएटिव है किसके साथ कोलैबोरेशन में? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यूनिसेफ एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इंट्रोड्यूस हुआ था एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक स्टेडियम है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, इस प्रोग्राम की थीम क्या इंक्लूड करती है? लीडरशिप, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन, एम्पैथी, टीम वर्क एंड गोल सेटिंग। इसमें क्या है कि लर्निंग को हमें फन बनाना है एंड इसको रिलेटेबल बनाना है यंग ऑडियंसेस के लिए। प्रोग्राम अलाइन करता है विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ गर्ल्स यूसेज। एग्जाम्पल कैन बी यूज इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सोशल जस्टिस, एजुकेशन क्वेश्चंस। एक इनिशिएटिव है जो यूथ को एम्पावर करता है, स्पोर्ट्स को एक मीडियम को यूज करती है। टोटो लैंग्वेज, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। ओके, सोर्स द हिंदू। कंटेक्स्ट क्या है? एक डिक्शनरी टाइटल है टोटो शब्द संग्रह, वो रिलीज होगी विद द एम ऑफ प्रिजर्विंग द टोटो लैंग्वेज, जिसमें हम टोटो लैंग्वेज को प्रिजर्व करेंगे जो बोली जाती है 1600 लोगों के द्वारा। वहां पे वेस्ट बंगाल बॉर्डरिंग भूटान, ठीक है, उस एरिया में जो भूटान और वेस्ट बंगाल का जो एरिया है भूटान के साथ बॉर्डर करता है। 1600 लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं, टोटो लैंग्वेज को। टोटो लैंग्वेज जो है वो एक साइनो बेटल लैंग्वेज है। ये इसको सिर्फ ऑरली बोलते हैं और करेंटली इसको लिखते हैं बंगाली स्क्रिप्ट में। ठीक है, बंगाली स्क्रिप्ट में इसको लिखा जाता है, तो वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। और इसकी जो एक स्क्रिप्ट है वो बंगाली स्क्रिप्ट है और साइनो टिबेटन लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट जो है टोटो की वो डेवलप हुई थी 2015 में बाय धनीराम टोटो, एक प्रोमिनेंट कम्युनिटी मेंबर थे। मोस्ट टोटो स्पीकर स्टिल यूज करते हैं बंगाली स्क्रिप्ट और राइट इन बंगाली, बंगाली स्क्रिप्ट को यूज करते हैं या फिर बंगाली में लिखते हैं। ट्राइलिंगुअल डिक्शनरी जो ट्रांसलेट करेगा टोटो वर्ड्स को बंगाली में और इंग्लिश में, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू अ वाइडर ऑडियंस एज द टोटो स्क्रिप्ट इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। टोटो स्क्रिप्ट जो है अभी अपनी अर्ली स्टेजेस में है डेवलपमेंट के, तो जो ट्राइब है वो फेमिलियर है किसके साथ? बंगाली स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, अब आता है मतांगिनी हजरा। फैक्ट्स क्या है प्रीलिम्स के? कंटेक्स्ट जो है कि मतांगिनी हजरा अफेक्शनेटली जिसको हम गांधी बुढ़ी भी बोलते थे, वो एक डेडिकेटेड गार्डियन थे और एक प्रोमिनेंट फिगर थे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। मतांगिनी हजरा, ये शी मैटर ट्रेजिक एंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था बंगाल में, तमलुक में, उन्होंने एक प्रोटेस्ट को शुरू किया था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। उनकी जो डेथ है वो टर्न हर इनटू अ मार्टर एंड मार्क्ड वन ऑफ द अर्ली कैजुअलिटीज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये पुरानी जो कैजुअलिटीज थी, फर्स्ट कैजुअलिटी जो थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, इनके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। मतांगिनी हाजरा के बारे में, ये जो लेडी है
वो डीपली इन्फ्लुएंस थी महात्मा गांधी के मैसेज से और कैरिज्मा से, जिनकी वजह से इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया था ग्रेट एंथुजियाज्म के साथ। One noteworthy incident from her life involved a daring protest march in 1933 when she confronted British authorities in front of the governor's palace, holding the freedom movement's flag high and demanding go back. Okay, go back, Lard Saab. So she was very brave lady. हाजरा का जो इन्वॉल्वमेंट था फ्रीडम स्ट्रगल में, उसने इंटेंसिफाई हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइप पे 1942 के। एट द एज ऑफ 73 शी लेड अ प्रोसेशन ऑफ अराउंड 6000 प्रोटेस्टर्स प्राइमरीली विन। 73 की जब एज थी तो इन्होंने 6000 औरतें उनके साथ गई थी एज अ प्रोटेस्टर। शी वाज शॉट 3 टाइम्स बाय ब्रिटिश पुलिस व्हाइल होल्डिंग द इंडियन फ्लैग हाई। ब्रिटिश पुलिस ने इनको इनको गोली मारने की कोशिश की थी जब इन्होंने अपना जो फ्लैग है इंडिया का उसको ऊंचा पकड़ा था। तो ये लेडी थी। ई कैबिनेट सिस्टम क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। ओके, त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ई कैबिनेट सिस्टम को लॉन्च किया है अगरतला में, जिसमें त्रिपुरा अब हमारे पास फोर्थ इंडियन स्टेट है और सेकंड किसमें, नॉर्थ ईस्ट में अडोप्ट करने के लिए ये डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव। ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव अडोप्ट करने के लिए जो त्रिपुरा है वो हमारा क्या है, फोर्थ इंडियन स्टेट है। इंडिया में सिर्फ फोर्थ नंबर पे है स्टेट और नॉर्थ ईस्ट में ये सेकंड नंबर पे है। ई कैबिनेट सिस्टम आया है तो इससे क्या होगा, जितनी भी फ्यूचर कैबिनेट मीटिंग होगी स्टेट में वो कंडक्ट होगी बिना पेपर डॉक्यूमेंट्स के, जिससे प्रमोट करेगी वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको रिड्यूस भी करेंगी। ई कैबिनेट एप्लीकेशन एनेबल करेगा अपलोडिंग ऑफ कैबिनेट मेमोज विद डेट एंड टाइम स्टैम्प्स एंड मिनिस्टर। तो ई कैबिनेट एप्लीकेशन है जिससे अपलोड कर सकेंगे कैबिनेट के जो मेमोज है डेट के साथ, टाइम स्टैम्प्स के साथ और मिनिस्टर्स। Chief Secretary, secretaries and other officials will be able to review and approve them online। ये सब लोग उसको देख पाएंगे, उसको रिव्यू कर सकेंगे और अप्रूव भी कर सकेंगे।
ये जो इंट्रोडक्शन हुआ है ई कैबिनेट सिस्टम का, ये क्या एम करता है, एलिमिनेट करेगा ये डिले जो होती है किससे, फिजिकल मूवमेंट की वजह से। पेपर डॉक्यूमेंट्स का जो फिजिकल मूवमेंट होता है उसमें बहुत सारे डिले आते हैं, तो इसकी वजह से ये डिले नहीं आ पाएंगे और इंजेक्ट डायनेमिज्म इनटू द गवर्नमेंट्स डिसीजन मेकिंग को मिला है। ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर की बात करें, इन यूनिट्स ने फ्लैग ये कहा है कि यहाँ पे मिस एप्रिएशन हुआ है 27 करोड़ रुपीस का, लेकिन सिर्फ 1 करोड़ रुपये यानी कि 40% अभी तक रिकवर हुआ है। बहुत सारी जो स्टेट्स है उन्होंने रिपोर्ट किया है यहाँ पे 0 केसेस और 0 रिकवरीज ओवर द पास्ट 3 years। सिचुएशन जो है इसने रेज किया है कंसर्न कि एमजी नरेगा कितना इफेक्टिव है, ठीक है, इसकी ऑडिट प्रोसेस को और इसकी एबिलिटी को कि ये करप्शन को कॉम्बैट भी करेगा, इफेक्टिव नहीं। सोशल ऑडिट ये जो यूनिट्स हैं जो मैंडेटेड है एमजी एनआरईजीएस एक्ट रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटर करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी माल प्रैक्टिस होती है इंडिपेंडेंटली किसका, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज का। हावेवर इनकी जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर्ड हुई है किससे, इनएडिक्वेट फंड की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से और पर्सनल की वजह से। अब ओके, सो डायमंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कुछ आया है न्यूज। जैम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है और जो दूसरे लीडिंग एसोसिएशन है जिसमें डायमंड इंडस्ट्री में, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है अपने मेंबर्स को सस्पेंड करने के लिए। इंपोर्टेंट किसका, ओके, इम्पोर्ट किसका, रफ डायमंड का 2 मंथ्स के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो मूव है ये आया है किसके रेस्पॉन्स में, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई है इन्वेंटरी में किसकी, पॉलिश्ड डायमंड्स की। क्योंकि जो डिक्लाइन है हमारा वो जो एक्सपोर्ट है वो उसका जो डिक्लाइन हो चुका है। अब यहाँ पे एम क्या है कि हमें बैलेंस करना है डिमांड सप्लाई को इंडस्ट्री में, प्रोटेक्ट करना है एसेट्स की वैल्यूज को और बूस्ट करना है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस। इस वजह से अभी हम क्या करेंगे कि इसकी जो सप्लाई है उसको भी थोड़ा सा रोक देंगे। डायमंड मार्केट बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है क्योंकि यहाँ पे पॉलिश जो डायमंड है उसकी डिमांड ज्यादा है और ज्वेलरी की जो कम हो रही है मेजर कंज्यूमर इकोनॉमीज में, जैसे कि ओके डायमंड जो है पॉलिश डायमंड की एक्चुअली में डिमांड कम हो गई है, लाइक जैसे यूएस और चाइना में, जिससे 27% डिक्रीज आया है जेम एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में फर्स्ट 5 मंथ्स में, फर्स्ट 5 फिस्कल ईयर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि किम्बेरले प्रोसेस क्या है। देखिए किम्बेरले प्रोसेस जो है एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम है जो रेगुलेट करता है ट्रेड किसमें, रफ डायमंड्स में। इसका एम ये है कि ये जो ये प्रिवेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट्स किसका, डायमंड्स का, जबकि हेल्प करता है प्रमोट प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिटिमेट ट्रेड को। इसमें रफ डायमंड वो होते हैं जो अनकट होते हैं, अनपॉलिश होते हैं, अनप्रोसेस्ड होते हैं अपनी नेचुरल फॉर्म में, जैसे ये माइन होते हैं अर्थ से और या फिर एक्सट्रैक्ट होते हैं दूसरी रिसोर्सेज से, लाइक एलुवियल डिपॉजिट्स, उनको हम बोलते हैं रफ डायमंड। ओके, सो गाइस व्हाट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है? देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड में ये आया है, कंटेक्स्ट क्या है इसका, इंडिया ने रिटेन किया है 14 पोजीशन इसका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ये जो रैंक है वो एट्रीब्यूट होती है तब इंडिया के वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडिया का जो इकोसिस्टम है, स्टार्टअप है एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम, उसकी वजह उसको ये एट्रीब्यूट है। नॉलेज कैपिटल को एट्रीब्यूट है, कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट रिसर्च एजेंसीज, इंडिया मेंटेन इट्स टॉप पोजीशन इन द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप जो है उसमें भी इंडिया की टॉप पोजीशन है और
सेंट्रल और साउथ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, GII जो है पब्लिश हुआ था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया। ये क्या करता है, 132 इकोनॉमी ऑन द इनोवेशन कैटेगरीज सिक्योरिटी पोजीशन इंडेक्स में। उसके बाद स्वीडन, फिर आता है यूएस, फिर आता है यूके और फिर आता है सिंगापुर। चाइना की 12th रैंक है अमंग मिडिल एंड लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज विद नो अदर्स इन द टॉप 30। ठीक है, कुकीज फैक्ट्स क्या इसमें देख लेते हैं। क्योंकि जो है वाइट कंपोनेंट डिजिटल वर्ल्ड में जो एनहांस करता है ऑनलाइन एक्सपीरियंस को बाय रिमेंबरिंग लॉगिन इंफॉर्मेशन प्रेफरेंसेस एंड इंटरेक्शन ऑन वेबसाइट्स। कि कुकीज वो है जैसे जो आपके जो ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस है उनको एनहांस करेगा, लॉगिन इन्फॉर्मेशन को रेमिसेस को आपके रिमेंबर करके जो आप वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। जब भी आपने देखा होगा आप कभी कभी कुछ पे जाते हो ऑप्शन आते हैं कुकीज बहुत सारे टाइप्स में, जैसे सेशन कुकीज जो कि टेम्परेरी होगा आपका, पर्सनल कुकीज जो कि लास्टिंग होगा, सिक्योरिटी जो कि एनक्रिप्टेड होगा, और थर्ड पार्टी अदर देन विजिटेड साइट जो थर्ड पार्टी से आते हैं। बेनिफिट्स क्या है, दे आर लाइक कीज टू सिक्योर क्लब। एक कीज है सिक्योर करने के लिए क्लब, ग्रांटिंग सीमलेस एक्सेस टू साइट्स। कीज इनेबल करती है पर्सनलाइजेशन एज सीन अमेज़न है जो यूज करता है उनको प्राइवेट टेलर्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड शॉपिंग कार्ट परसिस्ट। कभी कभी आप जैसे होते हैं आप शॉपिंग करते हैं अमेज़न से, तो ये आपको ट्रैक हो जाता है आपका कि आपको क्या आपके टेस्ट से आपको रिकमेंडेशन मिलते हैं। ओके, चैलेंजेस क्या है, प्राइवेसी कंसर्न है, प्राइवेसी कंसर्न इसमें से है क्योंकि वो ट्रैक कर सकते हैं आपका ऑनलाइन बिहेवियर, पोटेंशियली एनक्रोच करना है इस पर। यहाँ पे सिटी की वजह से डाटा ब्रीचेस हो सकते हैं, ब्रीचेस हो सकते हैं, प्राइवेसी रेगुलेशन लाइक GDPR एंड कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट रिक्वायर करता है तो सीख करने के लिए यूजर का कंसेंट। इसके लिए फॉर सर्टेनिटी साइट रिव्यू पॉपअप एंड प्रॉम्प्ट्स। ओके, इंडिया का जो डिजिटल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का वो मैंडेट करता है एक्सप्लिसिट डेटा कलेक्शन वाया इंटरनेशनल शिपिंग एमिशंस। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आया है किसकी वजह से, इंटरनेशनल शिपिंग वजह से 20% इंक्रीज हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट इसमें क्या हुआ है, शिपिंग इंडस्ट्री जो है अकाउंट्स करती है नियरली 3% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस। 3% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल ट्रेड। ओके, सेक्टर फेस करता है चैलेंजेस इसमें इन ट्रांजिशनिंग अल्टरनेटिव्स क्योंकि 98 जो ग्लोबल फीड है स्टिल यूज करते हैं कन्वेंशनल फ्यूल यूज करते हैं, 1.2% यूज करेंगे अल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे कि LNG एंड बैटरी हाइब्रिड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड लीथियम। इन मिशंस को एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया था एक टारगेट इसका कि यहाँ पे हम नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस जो है उसको हम उसके एमिशन को करेंगे 2050 तक। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन zero or near zero GHG fuel represent at least 5% of energy used by international shipping by 2030। तो यहाँ पे क्या है कि GHG फ्यूल रिप्रेजेंट करते हैं कि एटलीस्ट 5% जो एनर्जी यूज्ड है वो इंटरनेशनल शिपिंग से न्यू एशियन पैंगोलिन स्पीशीज। ये क्या है, देखिए रिसर्च आजकल एनालाइज कर रही है इसको कन्फिस्केटेड पैंगोलिन स्केल होंगकोंग में और चाइना यूनान में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक न्यू और डिस्टिंक्ट पैंगोलिन स्पीशीज को जिसको मैनिस बोलते हैं, लिस्टीरिया डीएनए जिसका भी है बात करती है 9 नोन स्पीशीज इसकी पैंगोलिन की। ओके, पैंगोलिन जो है वो इनको हम इनकी पोचिंग होती है मीट की वजह से, लेकिन लास्ट डेकेड में इनकी जो है उनकी जो बॉडीज है वो हाई हुई है कंट्रीज जैसे नाम चाइना एंड जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ डिक्लाइन हुआ है इनकी पॉपुलेशन। ठीक है, पैंगोलिन जो है वो क्या है मोस्ट ट्रैफिक्ड वाइल्ड मैमल्स है ग्लोबल। ठीक है, इंडिया इज स्पीशीज इंडिया के पास वो स्पीशीज का जो पैंगोलिन है वो पाया जाता है सब कॉन्टिनेंट। चाइनीज का जो पैंगोलिन है वो पाया जाता है अक्रॉस अ लार्ज रीजन साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया में ज्यादा दो अंडर इंडिया शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जेल ऑफ दोज हंटिंग इसमें उनके जेल जो उसकी हंटिंग इंडेक्स ऑफ साइट्स मीनिंग दे आर मोस्ट एंडेंजर्ड। इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्या है, ये प्ले करते हैं वाइटर रोल सिस्टम मोस्टली एडिटिंग एंड एडिंग मॉइस्चर टू द सॉइल एंड देयर इज सच एन अमेनिटीज थ्रू ग्रोथ। ये आपकी पैंगोलिन। ओके, फिश में फिश एक यूनिक है जो नोन फॉर इट्स फिश लाइक टेस्ट। इसकी जो टेस्ट है और फिश की तरह इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। वो आप चाइनीज की जो बुक्स है, जापानीज की बुक्स है, आयुर्वेदिक की जो बुक है ये जो है आपको मिलेगी। साउथ ईस्ट एशिया में ये ग्रो करती है और थ्राइव करती है किसी सॉइल्स पर, ब्लड को भी रेसिस्ट कर सकती है फिश में। इट गोज बाय वेरियस नेम्स जैसे बहुत सारे नाम है ये हम सैलड यूज करते हैं, वेजिटेबल्स यूज फिश मिल्क के बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे एस्मा को ट्रीट करती है, मिटिगेटिंग फीवर्स इंपैक्ट इन्फेक्शियस ओरल डिजीज को प्रिवेंट करती है, पोटेशिएट करती है कोविड-19 को मैनेज करने में। ये लिंक है टू वेट भी कम करती है, इंसुलिन का जो रेसिस्टेंस है उसको इंप्रूव करती है एंड कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस फॉर इरिटेटेड स्किन। तो बहुत सारी क्वालिटीज भी है। लीव्स कैन बी कुक्ड विद ग्रिल्ड मीट्स एंड सी फूड और दे कैन बी यूज्ड एज अ गार्निश विद सूप्स एंड सैलेड। उसके बाद आता है आपका
भोजन कोंडा, ठीक है। अब ये भोजन कोंडा एक्चुअली में है ओल्ड बुद्धिस्ट संगम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश is said to become a major tourist attraction thanks to investment from both the central and state government. State government ने central government ने इस पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये एक टूरिस्ट साइट होने वाली है और बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है। ओके, सो भोजना कोंडा और पढ़ते हैं भोजना कोंडा एंड लिंगला मिटा एंशियंट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज है 3rd सेंचुरी से। मेन स्तूपा जो है आपका भोजना कोंडा में वो एक रोप को कार्विंग करके बनाया गया है और उसको कवर किया है किसके साथ, ब्रिक्स के साथ। उसको जो बुद्धा के जो स्कल्पचर्स है उनके साथ एड ऑन कर दिया। was a monolithic. Okay. ओके, सो इनको ये गाइड्स है, ये शो करते हैं एलिमेंट इसका तीन बुद्धिस्ट फेसेस का। पहला जो है थेरावेदा, थेरावेदा क्या है, वो बुद्धा वाज कंसीडर्ड महाया और वज्रयान, which was more devotional में बुद्धिस्ट ट्रेडिशन प्रैक्टिस हुआ था तंत्र की तरह एसोटेरिक फॉर्म। ये साइट फेमस है बहुत सारे वोटिव स्तूपास की वजह से। यहाँ पे रॉकेट केव्स है, यहाँ पे ब्रिक बिल्ट एडिफाइसेस भी हैं। ज्यादातर यहाँ पे अर्ली हिस्टोरिक पोट्री आपको मिलेगी, सतवाहना कॉइन्स यहाँ पे मिलेगी इसी फर्स्ट सेंचुरी एडी को बिलो। विशाखापट्टनम एक नोन है इसके लिए बुद्धिस्ट साइट है, जैसे कोतलाकोंडा, अपिकोंडा एंड